Hey students, very good morning to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about valence bond theory and this is very important theory क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बच्चे जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वर्नर ने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए अपने व्यू पॉइंट देना, मीन्स पहली जो थ्योरी थी दैट वाज पुट फॉरवर्डेड बाय वर्नर्स and later on various scientists try to give various theories regarding their magnetic moment, their hybridization of the coordination compound। और उन्हीं में से एक थे पॉलिंग जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बच्चे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने के बाद हम इसके वेरियस एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग थ्योरी। अगर आप मन से इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको ये थ्योरी बहुत आसान लगने वाली है और इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो मुझे पॉलिंग ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और बात करें तो ये किसके ऊपर बेस्ड थी, इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट मेजरमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट मेजरमेंट मीन्स इस थ्योरी का जो बेसिस था वो मैग्नेटिक मूवमेंट की मेजरमेंट के बेसिस पर इसको दिया गया था। ठीक है, तो बच्चे अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन, उसको लिगेंड्स क्या करते हैं, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 लिगेंड्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि लिगेंड्स क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। डेफिनेटली इस सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि लिगेंड्स जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में रख सके। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन शुड हैव एम्प्टी sp और d ऑर्बिटल टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। ठीक है, दूसरी बात ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर ये डोनेट करेंगे तो इसके पास होना चाहिए, अगर एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रखेगा। ठीक है, सेकेंड बात कहते हैं ये जो लिगेंड्स होते हैं ये जब इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो इनके बीच में मेटल लिगेंड जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और बच्चे ध्यान रखिए क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है हमने कहा उसके पास एम्प्टी sp और d ऑर्बिटल होना चाहिए। देखिए आप ध्यान रखिए sp और d की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एक्चुअली में क्या करते हैं, sp और d एम्प्टी जो ऑर्बिटल होते हैं या वेकेंट जो ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिडाइज करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमने 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ी है और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दे हैव सेम एनर्जी एंड दे हैव सेम ज्योमेट्री। तो लेट मी राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन should have empty या vacant sp और d orbitals to accommodate electrons donated by ligands। ठीक है, और ये जो sp/df होंगे इनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। दैट इज वाई these vacant orbitals hybridize to form new orbitals called hybrid orbitals having same energy and same geometry या same shape। ठीक है, फिर हमने बात की क्या कि इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स बोल देते हैं, लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑब्वियस वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, किसमें डोनेट करेगा, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मीन्स अगर मैं बात करूँ, देखिए ये है लिगेंड जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के, एक ऑर्बिटल के अंदर, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। और अगर मैं बात करूँ ये है हमारा मेटल जिसके पास क्या है, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये लिगेंड क्या करता है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और किस चीज़
फॉर्मेशन हुई? फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। ये था हमारा लिगेंड, ये था मेटल। तो किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टेक प्लेस। तो इस तरीके से बच्चे किस चीज की फॉर्मेशन होगी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में वो क्या कहते हैं? ये जो लिगेंड्स होते हैं बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं। वन लिगेंड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड अनदर लिगेंड इज कॉल्ड वीक लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वीक लिगेंड होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लेट मी राइट द प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ वीपीटी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपने करना है, क्योंकि जब तक पोस्टुलेट समझ में नहीं आएंगे एग्जाम्पल समझ में आने का मतलब ही नहीं है। बच्चे कंसंट्रेट ऑन दीज पोस्टुलेट। तो लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, it says that there are two type of ligands. According to him, ligands are of two type. देखिए बच्चे आप चाहें तो अलग अलग पोस्टुलेट बना के लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि लिगेंड्स की ही बातें हैं, तीन चार अगले जो पोस्टुलेट्स हैं वो रिलेटेड टू लिगेंड हैं, तो मैं यहाँ पे लिगेंड्स को ही क्लासीफाई करके उनकी प्रॉपर्टी साथ साथ में लिखूंगी। आप चाहें तो अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है ना? कौन से? वीक लिगेंड, वीक लिगेंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ फ्लोरीन, क्लोरीन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, H2O, ये किस में आते हैं? दिस कम इन वीक लिगेंड। ठीक है ना? HCl, Cl, N3 नेगेटिव, मतलब इतना याद कर लीजिए काफी है। ठीक है ना? वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जैसे कि मैं बात करूं NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है? NO इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है? Cn इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो कुछ लिगेंड्स ऐसे थे। देखो ये कैसे पता चला? हम एक छोटी सी और सीरीज याद करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उस सीरीज में बच्चे लिगेंड्स को अरेंज किया गया किसके बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू देयर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब कौन सा लिगेंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन लिगेंड कितना ज़्यादा वीक है। ठीक है? तो बात करें स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, दो तरीके के लिगेंड्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल इधर लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल इधर लिखे हैं। ठीक है? तो हमने बात करी कि जो वीक लिगेंड्स होते हैं दीज आर पुअर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर। ये जो होते हैं पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। उसके साथ साथ वीक लिगेंड दे हैव नो टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चे इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, मान लिया हमारे पास इधर P और D और वाइटल के अंदर 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है, 1 2 3 लाइक दिस। यहाँ पे पेयरिंग करवा दी इसने, यहाँ पर पेयरिंग करवा दी। तो पेयरिंग का मतलब होता है कि वीक लिगेंड के पास तो ये टेंडेंसी होती नहीं कि इलेक्ट्रॉन को उठाए और यहाँ पर पेयर अप कर दे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट कहा दे हैव टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करने की। ठीक है? यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे तो इस केस में क्या होगा? दैट इज आउटर D ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन लिख सकते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन। इन हाइब्रिडाइजेशन मीन्स बाहर वाला D हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वीक लिगेंड पेयर अप नहीं कर सकते अंदर वाले D में इलेक्ट्रॉन, तो अंदर वाले D में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तब तक अंदर वाला D जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पर क्योंकि पेयरिंग हो जाती है तो हम क्या लिखेंगे? इनर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए वैसे तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि अंदर वाले D में खाली भी है कि नहीं, बट दे हैव टेंडेंसी टू डू दैट। ठीक है? तो एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं आप, क्या? कि दे आर पुअर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर
और ये क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो वीक लिगेंड्स होते हैं दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक, ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट। ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको भी राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार इंक फिल करती हूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इफ अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए हम बात करें फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। देखिए बच्चे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। कौन सी, दैट इज G2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कहते हैं इनर d ऑर्बिटल is involved in hybridization। ठीक है, और यहां पर हम बात करें आउटर डी ऑर्बिटल is involved in hybridization। और देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। देखिए अंदर वाला डी कब इन्वॉल्व होगा, अंदर वाला डी कब होगा, इफ लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुए, पेयरिंग कर देंगे, और अगर पेयरिंग हो गई तो अंदर वाला डी खाली हो जाएगा, और अंदर वाला डी खाली अगर होगा तो अंदर वाला डी इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर लिगेंड वीक हुआ, उसकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाएगा, जिसके कारण वैकेंट डी ऑर्बिटल हमें मिलेगा नहीं, अंदर वाला डी, तो मजबूरी है कि बाहर वाले डी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मतलब ये वाली कंडीशन कब आएगी, when ligand is weak। देखिए ज्योमेट्री दोनों में ऑक्टाहेड्रल होगी, चाहे ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हो। देखिए जब अंदर वाला डी बनता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पेयरिंग होती है इसलिए स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। They are also called inner orbital complex। तो तीनों एक ही के नाम है, लो स्पिन बोल दो, इनर ऑर्बिटल बोल दो या स्पिन पेयर बोल दो। क्योंकि बाहर वाला डी इन्वॉल्व हो रहा है तो इनको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। They are called high spin complex। They also called outer orbital complexes। They are also called outer orbital complex। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनर डी आउटर डी ये कब होगा, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, पेयरिंग हो जाएगी। ये कब होगा, जब लिगेंड वीक होगा, जब पेयरिंग नहीं होगी, तो बाहर वाले डी की मजबूरी है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होना। तो ये कब की बात है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 6। देखिए अगर इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की लो एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी हाइयर होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, हाइयर। मीन्स अंदर वाला डी अगर इन्वॉल्व करेगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू द दोज ऑर्बिटल इन विच आउटर डी इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो नाउ लेट वी मूव ऑन नेक्स्ट फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या फिर स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। मीन्स इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर ये दोनों ही पोस्टुलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली इन्हीं पर बेस्ड होगी हमारी वेटेज। तो नेक्स्ट इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो भी दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। कौन सी दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन, एक को हम बोलते हैं sp3 या sd3। ठीक है, आप सोच रहे होंगे sd3 कौन सी होती है sd3 हाइब्रिडाइजेशन में, या तो sp3 या sd3। और जो दूसरी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको बोलते हैं dsp2। अच्छा बच्चे एक और ध्यान रखना, वहाँ पे जो मैंने पीछे लिखा था वहाँ पर जो डी इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, dz² एंड dx² एंड y²। ठीक है, dz² dx² y², जो दो डी इन्वॉल्व होते हैं।
यहाँ पर जो डी इन्वॉल्व होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सा डी इन्वॉल्व होता है, इसमें कौन सा डी इन्वॉल्व होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। तो sp3 dsp2 और sp2d भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, dsp2 या sp2d हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो sp3 sg3 या dsp2 sp2d। ठीक है, मुझे अगर हाइब्रिडाइजेशन हुई इनमें से कोई, तो जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। कैसी शेप होगी, टेट्राहेड्रल। अगर इनमें से कोई हाइब्रिडाइजेशन हुई तो शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि लाइक दिस। ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया लाइक दिस। और अगर ये हुई तो हमें मालूम है टेट्राहेड्रल शेप होगी लाइक दिस। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर sp3 हुई तो टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 हुई तो कैसी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करें, ये भी मैं पोस्टुलेट ही करवा रही हूँ, आप पॉइंट डाल दीजिएगा साथ साथ में कि कौन से हैं। नेक्स्ट अगर हम पोस्टुलेट की बात करें, दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डी के अंदर पेयर अप है या पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक की डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है, 0। म्यू किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को बीएम में मेजर करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, 0 बीएम मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज बोहर मैग्नेटिज्म अगर सब्सटेंस डायामैग्नेटिक हुए। लेकिन इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगी, जिसको मेजर करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n/n+2 bm। दिस इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चे ध्यान रखिए, यहाँ पर n क्या है, इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं तो डायामैग्नेटिक होगा। कब होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑब्वियस जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना, जब लिगेंड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। और जब लिगेंड वीक होंगे, पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे, तो कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। और म्यू क्या है, n/n+2 bm, जहाँ पर bm क्या बोहर मैग्नेटिज्म यूनिट है किसको, मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने की। और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से कि ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है, नाउ if you move on next important postulate, this is actually में not postulate, मैं सिर्फ आपको ये हिंट बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ। देखिए, अगर बच्चे D1, D2, D3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर D में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद D1, D2, D3 ये इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अंदर वाला D इन्वॉल्व होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन करी sp3, sp3, dsp2। ठीक है बच्चा, dsp2 अगर होगी तो अंदर वाला D इन्वॉल्व होगा। लेकिन मैं लिखा था एक sp2d, वहाँ पर भी sp2d, D का मतलब है बाहर वाला D इन्वॉल्व होगा। तो ये जो D की हम बात कर रहे हैं, D1, D2, D3, सीधी सी बात याद रखिए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आपको 2D चाहिए अंदर वाले एम्प्टी। अगर है तो 2 यूज़ करिए, अगर 2 से ज़्यादा है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लिया मेरे पास किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, D में है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ठीक है, अब चाहे देखिए, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो हम हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट नहीं कर सकते, और इसको करेंगे भी कहाँ पर, पेयर है ना। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और मुझे बाहर वाले ये 2D चाहिए हाइब्रिडाइजेशन को इन्वॉल्व होने के लिए। क्यों? क्योंकि एक लिगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, इसका मतलब मुझे एक ऑर्बिटल ऐसे ये खाली चाहिए। अब देखिए D1 के केस में कितने, 1 2 3 4 ऑर्बिटल खाली है, लेकिन मुझे मतलब नहीं है 4 से, मुझे तो सिर्फ कितने चाहिए, अंदर वाले 2 ही चाहिए। तो अगर D1 हुआ
चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ चाहे वीक हुआ, पेयरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पेयर अप करवाएंगे। सिमिलरली अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी जो हमें चाहिए थे वैकेंट पड़े हुए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या पड़े हुए हैं, 2 तो ऑलरेडी वैकेंट पड़े हुए हैं। इसका मतलब D1 D2 D3 अगर कॉम्प्लेक्सेस हुए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन अगर ये हुई, नॉट हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर ये हुआ D1 D2 D3, तो क्या होगा, इधर द लिगेंड नो पेयरिंग अकर, या नो नीड ऑफ पेयरिंग लिख सकते हैं, नो नीड ऑफ पेयरिंग, इधर लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्सेस है D8 D9 D10, अभी मैं बात कर रही हूँ, ये वाली मैं बात कर रही हूँ किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अभी मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, D9 D10 D8 D9 D10। देखिए D में अगर बचे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब देखिए अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो D2sp3 या क्या हो सकती है sp3d2। अब आप देखिए अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ पर पेयर अप कर देगा। मीन्स पेयरिंग करने से आपको एक खाली डी मिल जाएगा। लेकिन क्या आपकी एक खाली डी से काम चलेगा? आप कहेंगे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो या तो अंदर के 2 डी चाहिए या बाहर के 2 डी चाहिए। इसका मतलब अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन हुआ और D9 हुआ तो ये लीजिए पेयरिंग की कैपेसिटी नहीं बची। D10 हुआ तो कहाँ पेयर अप करेगा, ऑलरेडी भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, D8 D9 D10 में हमेशा हमेशा इसमें, इसका मतलब इस D1 D2 D3 के केस में हमेशा क्या मिलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मतलब हमेशा ऑलवेज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑलवेज ऑलवेज कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। और अगर D8 D9 D10 है तो हमेशा, हालांकि ये दिस इज नॉट पोस्टुलेट, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आपको कैसे सोल्व करना है। इस केस में क्या होगा, ऑलवेज आउटर डी इन्वॉल्व, आउटर डी इन्वॉल्व मीन्स हमेशा sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मतलब आउटर डी इन्वॉल्व होगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, इधर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, D8 D9 D10। इसका मतलब बचे कौन से, बीच के कॉम्प्लेक्सेस। कौन से बीच के कॉम्प्लेक्सेस, ये हो गए हमारे D4 D5 D6 D7, ये केस। इसमें अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या होगी, पेयरिंग हो सकती है। पेयरिंग अगर पेयरिंग हुई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। अगर लिगेंड हुआ वीक तो पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं हुई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे, हमारा सिंगल भी क्वेश्चन गलत होने की कहीं पर भी कोई भी प्रोबेबिलिटी बचेगी नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। अगर D1 D2 D3 कॉम्प्लेक्सेस है ऑलवेज इनर डी इन्वॉल्व, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, क्योंकि पेयरिंग ही हमें जरूरत ही नहीं है। और अगर हुआ हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, अभी मैंने 6 के लिए बात करी है, ये तो हमेशा बाहर वाला डी इन्वॉल्व होगा। बच गए बीच के 4 केसेस। इन केस में वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, बाहर वाला डी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, अंदर वाला डी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको मैं जरूर यहाँ पर डिस्कस करूंगी। अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, देखिए मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें सिर्फ एक ही डी चाहिए, क्योंकि sp3 में तो होता ही, sg3 कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। बची कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 या sp2d। मतलब कहने का ये हुआ कि उसके अंदर मुझे यहाँ पर अगर D8 कॉम्प्लेक्स हुआ ना, उसको मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर सकती। क्यों? ऑलवेज में काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर D8 है तो पेयरिंग हो जाए। जैसे मैंने अभी कहा था आपको, यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करवा देगा यहाँ पर। मतलब एक डी वेकेंट हो सकता है। अगर एक डी वेकेंट हो गया, यानी कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, पेयरिंग हो गई, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, dsp2।
और अगर लिगेंड वीक हुआ, पेयरिंग नहीं हुई, तो कौन सी sp2d, लेकिन sp2d कुछ एक्सेप्शन केसेस में आती है, मोस्ट प्रोबेबली कौन सी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर यूज होती है। चलो वो तो एग्जाम्पल से आपको पता चलता रहेगा। तो बच्चे दीज और आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये पोस्टुलेट्स से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, इनको अच्छे से एक बार वापस रीड कर लीजिए, उसके बाद लेट मी स्टार्ट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दीज, जो कि इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट्स नहीं पूछे जाते, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड पहले पोस्टुलेट्स की इन्फॉर्मेशन अगर हमें नहीं होगी तो एग्जाम्पल्स हम नहीं कर पाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बच्चे, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस, कुछ एग्जाम्पल आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने के लिए या फिर उसके लिए वीबीटी की उसकी मैग्नेटिक मोमेंट सब कुछ निकालने के लिए सबसे पहले लेट मी स्टार्ट फ्रॉम COCN6 3 नेगेटिव, यहाँ से शुरू करते हैं। तो मुझे सबसे पहला जो काम है वो है आपको सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखिए हमें मालूम है कोबाल्ट कहाँ पर करता है, आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6। मैं सिर्फ वैलेंस शेल की बात करूंगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट हैव 3d7 4s2। आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ नोबल गैस आएगी वो आप ऐड कर लेना, कुछ और आएगा। तो 3d7 4s2 ये क्या हो गया हमारा, दैट इज कोबाल्ट का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, मैंने यहाँ पर लिखा डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, उसके बाद पेयरिंग 6 and 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे यहाँ पर अगर हम बात करें उसके बाद S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p और उसके बाद है 4d। देखिए या तो क्या हो सकता है, ये अंदर वाला डी बोल सकता है 3d 4s 4p। मैं भी वहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ में बोला है प्रीवियस, उसमें एक बार चेक कर लेना। 3d 4s 4p अगर ये अंदर वाला डी इन्वॉल्व हो, मतलब आप बोल सकते हो n-1d अगर इन्वॉल्व हो तो क्या बनेगा, इनर डी ऑर्बिटल। अगर बाहर वाला डी इन्वॉल्व हो तो कौन सा मिलेगा, मीन्स 4s 4p 4d। देखिए ये वाला अगर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर डी ऑर्बिटल। मैंने वहाँ पे शायद ये बोला है कि 3d 3s 3p, तो इसको चेक कर लेना। 3d 4s 4p अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो d2, और बाहर वाला डी इन्वॉल्व होगा तो बाहर वाला डी, मतलब sp3 d2 ये वाला। तो यहाँ पे d7 4s2 ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन था। उसके बाद नीचे सबसे नेक्स्ट काम जो हम करेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए हमने कोबाल्ट को माना X प्लस Cn के ऊपर -1 चार्ज होता, तो -1 कितने Cn है 6 है, इज इक्वल टू सामने कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है 3 माइनस है। तो अगर आप यहाँ से x डिटरमाइन करेंगे 3 + 6 -6 उधर जाके और हमारी वैल्यू कितनी आई, दैट इज +3। इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। और +3 कोबाल्ट का मतलब क्या हो गया, वैलेंस शेल में 3d6 क्योंकि 2 ये चले गए और एक d से चला गया। ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन एंटर भी पहले s में करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी पहले किससे होते हैं, s से होते हैं। तो 2 ये चले गए और एक यहाँ से चला गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है CO का 3d6। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या है ऑक्सीडेशन के बाद मीन्स जब ये लिगेंड्स इसको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। ये तो कब है, नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब है, जब लिगेंड्स इसको क्या कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं। और देखिए ये बात हम बार बार कर चुके हैं कि लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हमारे पास क्या है 3d, उसके बाद हमारे पास 4s, फिर हमारे पास क्या है 4p, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर वेकेंट 4d ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर फिल कीजिए 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर फिल कीजिए, क्योंकि S खाली है, ये वाला खाली है, अब सब कुछ वेकेंट है। तो नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान देनी होती है होती है लिगेंड्स। यहाँ पर जो Cn है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लिगेंड कौन से वीक है कौन से स्ट्रॉन्ग है, अभी तो आप 4 लिगेंड स्ट्रॉन्ग याद कर लीजिए, Cn CO अमोनिया और NO, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक में हमारे हेलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, वाटर इज ऑल्सो वीक लिगेंड। तो Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा,
पेयरिंग करेगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में देखिए बच्चे, पहले मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स था इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जब मेजर की गई, ये देखा गया कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है, मतलब इट हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस है यहाँ पर क्या हुई है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए वीबीडी का यूज किया गया। तो पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से या वेरियस टेक्निक्स यूज करके, उसके बाद फिर हम कुछ क्या करते हैं, थ्योरीज उसके अंदर फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ पर पेयर अप कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ पर पेयर अप कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे पास ये 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल बच गए। क्या बच गए, 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अब देखिए किसने आना है, Cn ने आना है। कितने Cn ने आना है, 6 Cn ने आना है। और Cn क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है, अपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Cn क्या करेगा, इट ब्रिंग इट्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इट। और यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक। कैसा है, डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, क्योंकि इनर डी इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चे पहले ये आया कि ये कॉम्प्लेक्स जो था वो डायामैग्नेटिक है नेचर में, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इसीलिए हमने इस चीज़ का यूज़ करके, वीबीडी का यूज़ करके, मिस पॉलिंग ने जो दी थी इसकी एक्सप्लेन किया। तो किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए या मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंस शेल का। उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको डालना है। उसके बाद चेक करना है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद फिर हमें क्या चेक करना है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगी। होप आपको समझ आएगा। लेट मी टेक वन एग्जांपल मोर, और उसके बाद आप नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो अपने आप से आराम से कर देंगे। इतनी मुझे आपसे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आराम से नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट मी टेक CrCN6, यहीं पर ये रहा CrCN6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, Cn -3 नेगेटिव आएगा, एक्चुअली दिस इज 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, स्कैंडियम का D1, टाइटेनियम का D2, D3, क्रोमियम का क्या होता है 3D5,4S1। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये होता है 3D1, 4S2, ये होता है 3D2, 4S2, ये होता है 3D3, 4S2, और ये होता है 3D5, 4S1। एक्सेप्शन होता है 4S2 होना चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा हुआ 11th क्लास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D5, 4S1 होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्रोमियम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। निकालिए, देखिए क्रोमियम को माना X प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू, सामने कौन है -3, तो ये -6 उधर जाके क्या हो गया +6 में से 3 चला गया। इसका मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है, +3। तो +3 में आप क्रोमियम को चेक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। इसका मतलब क्या बचा हमारे पास 3D4, 4S0, 4 भी नहीं 3D3, 4S0। तो बच्चे यहाँ पर D3 कॉम्प्लेक्स है, वैसे तो इसको देखते ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि D1, D2, D3 कोई भी हुआ तो अंदर वाला D इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर सीधा सा ना हमारे पास ये देखिए कॉम्प्लेक्स, कोई पेयरिंग की जरूरत नहीं किसी भी चीज़ की। 1, 2, 3 ऑलरेडी हमारे पास 2D वैकेंट है 3D के, उसके बाद 4S वैकेंट है, उसके बाद 4P वैकेंट है, 3D, 4S, 4P। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन अभी भी Cn है तो एक Cn अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लिगेंड्स भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसा मतलब है कि लिगेंड्स ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, कुछ बुक्स में ऐसे क्रॉस करके दिया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन Cn के इधर, 2 इलेक्ट्रॉन Cn के इधर, 2 इधर, कैसे भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, D2sp3। लेकिन अब मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो गई। अब देखिए ये कैसा है, ये है नेचर में पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप मेजर करेंगे √2 × 2 + 2, तो 4 2 × 8, √8 को आप सोल्व करोगे तो
2 पॉइंट समथिंग कुछ मेरे ख्याल से मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। तो अंडर रूट चार नहीं आता, तो अंडर रूट सॉरी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, ओके सॉरी फॉर दैट, 3 + 2, तो 3 और 2 5, अंडर रूट 50, तो अंडर रूट 15 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरे ख्याल से 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। अंडर रूट 15 को आप सॉल्व कीजिएगा। तो एक और आइडिया यहाँ से रख सकते हैं, देखिए बच्चे, अगर अनपेड एक इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग आती है, अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आती है, अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आती है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 पॉइंट समथिंग आती है। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट से भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज के अंदर कितने होंगे। ये बाद में आया, रिमेंबर दिस, ये बाद में आया, पहले तो क्या आया है, पहले मैग्नेटिक बिहेवियर आया है, इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आ रही थी, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसीलिए यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें शो करने थे, ठीक है। और उसके लिए वीक और स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का एग्जाम्पल लिया गया। तो मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रोमियम का, जो कि वीक लिगेंड होता है। फटाफट चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, ऐसे तो मैंने सोचा आप खुद कर लेंगे। चलिए CrH2O6 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्रोमियम में तो न्यूट्रल लिगेंड होता है वाटर, तो क्रोमियम का चार्ज कितना है, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है +3 चार्ज होता है। वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, अब तक आप इतना जान चुके हैं कि वाटर कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने क्या था 3d5 4s1, 3d5 4s1, और क्रोमियम क्योंकि +3 में है तो क्रोमियम +3 में हो गया 3d3, ये तो फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि वीक लिगेंड है। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3, वापिस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बच्चे, कोई और एग्जांपल इसका मुझे लेना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम अगर +3 होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3। तो आप इजीली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लीजिएगा अपने आप, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस वन, COF63 नेगेटिव, COF63 नेगेटिव। तो मुझे यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 3d7 4s2, कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो ये -6 उधर जाके +6, यानी कि कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ गया, +3 का मतलब क्या होगा, 2 ये चले गए, 1 ये चला गया, मीन्स 3d6। अब सिचुएशन है ये, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज CO+3। उसके बाद हमारे पास S वैकेंट है, उसके बाद हमारे पास P वैकेंट है, उसके बाद बाहर वाला D अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, 3D 4S 4P 4D। अब देखिए बच्चे, क्योंकि फ्लोरीन इज अ वेरी वीक लिगेंड, फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक, तो क्या इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराने की, नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हम ऐसे पेयरिंग करवाते थे, ये पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड। अगर ये वीक लिगेंड है तो मुझे देखिए क्या होगा, बाहर वाले ये वाले sp3 एंड D2 मीन्स इस कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2। ऐसा क्यों है, क्योंकि वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवा सकता, इसलिए अगर जब तक पेयरिंग नहीं होगी, जब तक एंटी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा तब तक तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, निकाल लीजिए, 4 × 4 + 2 4 2 6 √24 को निकालेंगे आप, 4 4 16, यानी कि 4.7 समथिंग कुछ इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी। तो मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही मैग्नेटिक मूवमेंट। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट, नो पेयरिंग, क्योंकि लिगेंड वीक, इसलिए sp3d2 नेचर कैसी है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है।